नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 6 की थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। वीक 6 में टोटल 3 लेक्चर हैं और 3 एक्टिविटी हैं। मैंने तो सोचा था कि थ्योरी एंड एक्टिविटी एक ही में कर दें, फिर देखा कि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए थ्योरी को अलग रखते हैं, एक्टिविटी को अलग रखते हैं। फिर हर एक्टिविटी में सबको प्रॉब्लम नहीं होती, किसी-किसी एक्टिविटी में होती है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि तीनों एक्टिविटी के अलग-अलग वीडियो बना दूँगा ताकि किसी को पर्टिकुलर एक्टिविटी देखना हो, वन क्लिक में ईज़ी अपने क्वेश्चन पे पहुँच सके, डाउट पे। तो इसलिए तीनों एक्टिविटी के अलग-अलग क्वेश्चन बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा और मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें कि मैं मान के चलता हूँ कि आप शुरू से मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, इसलिए मेरे लॉजिक से, मेरे थ्योरी से आप वाकिफ़ हो, इसलिए मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है कि अगर आपने थ्योरी कहीं और से देखी है, आपने कॉन्सेप्ट कहीं और से क्लियर किया है और फिर अगर आप मेरे क्वेश्चन पे आएँ तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर ना हो, वहाँ आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। इसलिए बेटर है कि अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। खैर और वीक 6 में चलिए शुरू करते हैं। तो वीक 6 जो है बेस्ड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पूरा बेस्ड है। वीक 5 में भी हमने इसकी एक झलक देखी थी लास्ट वीडियो में। उसी को ये कंटिन्यू करता है सीरीज वीक 6 का और इसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के और कुछ विशेष पहलुओं के बारे में जानेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इसमें हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी के बारे में समझेंगे। कर्नल या नल स्पेस क्या होता है? कर्नल और नल स्पेस एक ही चीज़ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इमेज या रेंज स्पेस क्या होता है वो समझेंगे, कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो भी हम ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हुँ, 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 ठीक है? तो ये चीज़ें हम अ, पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने वीक 5 में लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें एक क्वेश्चन जो है उसके लिए मैंने बाकायदा समझाया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है, जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो उसका फ़ॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। तो आप उसको समझ लें, उससे बेस्ट क्वेश्चन क्विज़ 2 में ज़रूर आएँगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहीं पर गच्चा खा जाओगे। इसलिए आपको वो तरीका जानना ज़रूरी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनिशन होती है उसको कैसे बनाते हैं, एक्स वाई टर्म में कैसे निकालते हैं। तो आप वीक 5 का लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। ओके। तो मैं इसमें वो मान के चलता हूँ कि आपने वो देख लिया है तो मैं उसके आगे की कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, वही चीज़ें दोबारा नहीं करूँगा। तो शुरू करते हैं। ओके, बुक से ही मैं कवर करूँगा। एक एक चीज़ और बता दूँ कि लोगों ने वीडियोज़ देखे होंगे, सर के स्लाइड्स देखे होंगे, उससे कन्फ्यूज़ हुए होंगे और वो कहते हैं कि स्लाइड के थ्रू जो सर ने बताया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मुद्दा आपका होना चाहिए टॉपिक को समझना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सर ने क्या बताया है, सर के तरीके से मैं चलूँगा तो यार मैं भी आईआईटी में प्रोफ़ेसर होता फिर, ये थोड़ी होता। ख़ैर, वो बात अलग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन कर पाओ, तो वो उस पे ध्यान दो, ठीक है? सर ने एक्सप्लेन किया है, उनकी बातों पर आप दिमाग लगाओ कि कैसे क्या है चीज़, बट जो चीज़ है वो ये है। चलिए, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बार थोड़ा-सा फिर से बता देता हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज़ है कि एक वेक्टर स्पेस का दूसरे वेक्टर स्पेस में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कन्वर्ज़न एक तरीके से समझिए करते हैं, उसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि आपका जो ओरिजिन है, जो जीरो है, ओरिजिन मूल पॉइंट 0 0 वो सेम होता है, वो डिस्प्लेस नहीं होता है, वो अपनी जगह पे होता है, मतलब 0 का ट्रांसफॉर्मेशन 0 वेक्टर ही होता है। हुँ? अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि मोर देन अदर वेक्टर भी 0 में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओनली 0 0 अगर 0 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तब तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा, 1 टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 1 वेक्टर मतलब 0 0 तो हो ही रहा है, अदर वेक्टर भी हो सकता है 0 में ट्रांसफॉर्म हो रहे हों, तो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
ठीक है, ऐसा नहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो लेकिन मेन बात यह है कि 0 0 तो जरूर होना चाहिए, 0 0 ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक चीज है 0 0 तो 0 0 में होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अदर वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो लास्ट वीडियो में सब कवर किया हुआ है ये पॉइंट, ये सब मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था। चलिए फिर से बता देता हूँ, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो इंजेक्टिव फंक्शन में आपने पढ़ा था 1 to 1, एक वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे का दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि दो वेक्टर एक ही जगह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उसे लीनियर नहीं कहेंगे। लीनियर का मतलब अपना अपना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सबका अलग अलग। ओके, सीधी सी बात। और इसको चेक करने के लिए हम जीरो वेक्टर स्पेस को चेक करते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ जीरो का अगर जीरो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तब वो इंजेक्टिव है। अगर मोर देन जीरो है का वेक्टर का, मोर देन वन वेक्टर जीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो अब वहां पे नल स्पेस क्रिएट होता है, उसको नल स्पेस बोलते हैं। फिर वो अभी हम आगे बात करेंगे, वो इंजेक्टिव नहीं होगा फिर। ओके ओके। एंड सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव में आपने देखा था कि आपका जो डोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए, यानी कि अगर ये देखिए जैसे मैंने इसमें समझाया, ये 1 to 1 का एग्जांपल है, सर्जेक्टिव का एग्जांपल है कि आपका जो डोमेन है वो रेंज के बराबर, यानी कि जो आपका इमेज पार्ट है, जो वाई पार्ट है, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, यहाँ से आपका यहाँ पर वाई में कन्वर्ज हो रहा है, तो वाई साइड में कोई भी चीज लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। सारे वाई के एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए एक्स से। इट मीन्स यहाँ पे कैसे बताया कि V1 से अगर W में ट्रांसफॉर्मेशन है, वेयर V एंड W आर वेक्टर स्पेसेस इज कॉल्ड एन एपीमॉर्फिज्म। यहाँ पर नाम भी आपको बता दूं, ये मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं इंजेक्टिव को, इसको एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं सर्जेक्टिव को। T इज ए सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम V to W such that for every W belongs to W, for every W belongs to W there exists a V in belongs to V such that V का जो ट्रांसफॉर्मेशन W में होना चाहिए। मतलब W साइड में, ये W साइड में जो ट्रांसफॉर्मेशन, हर W जो है कहीं न किसी से मैप होना चाहिए V से, ऐसा कोई W लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर्जेक्टिव ये हो गया कि हमारा जो डोमेन इज इक्वल टू, नहीं, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, नहीं, डोमेन इज इक्वल टू रेंज नहीं, इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब कहने का वो है कि W साइड में कोई भी चीज लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आता है तीसरा जो दोनों होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V to W, इज आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दोनों होगा तो उसको आइसोमॉर्फिज्म या बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ओके, तो चेकिंग इंजेक्टिविटी एंड चेकिंग सर्जेक्टिविटी में वही होता है, इंजेक्टिविटी में चेक करना है कि सिर्फ 0 0 अगर 0 पे मैप हो रहा है तो इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये साइड है, ट्रांसफॉर्मेशन साइड, कोई वेक्टर लेफ्ट तो नहीं हो रहा है। ये सारे एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है यहां से हमारा शुरू हो रहा है नया, कर्नल और नल स्पेस। तो आइए, कर्नल और नल स्पेस क्या होता है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि एक से ज्यादा वेक्टर भी जो होते हैं वो जीरो पे मैप कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा वेक्टर या जो भी जीरो पे मैप कर रहे हैं, ऐसे पूरे सेट को हम नल स्पेस कहते हैं या कर्नल बोलते हैं। देखिए, let T transformation T is V to W be a linear transformation. We define kernel of T denoted by KER T to be the set of all vectors V in V, capital V, such that transformation of V is equal to 0. मतलब जिसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो वेक्टर पे हो रहा है उन सबका सेट जो होता है कर्नल या नल स्पेस कहा जाता है। क्लियर? अच्छा जी। और ये जो नल स्पेस है, कर्नल है, इसकी जो साइज होगी, इसका जो बेसिस का साइज होगा, ये वेक्टर स्पेस है, ये भी एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, तो इसका जो बेसिस का जो साइज होगा वो इसकी नलिटी होगी। ओके ओके। फिर इमेज या रेंज स्पेस क्या होता है? अब वही समझ लो, आपने रैंक और नलिटी पढ़ा है, तो नलिटी ये हो गया, तो बचा जो रैंक या रेंज या इमेज इसको बोलते हैं। तो V to W का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वी डिफाइन इमेज ऑफ T डिनोटेड बाय आई एम टी एज फॉलोज। इमेज T इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू W फॉर ईच V बिलोंग्स टू V फॉर विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V इज इक्वल टू W।
सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, वही चीज़ है जितना जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा, समझो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा, सपोज दैट ए मैट्रिक्स बन रहा है और आपका वेक्टर एक्स है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 जो होमोजीनियस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो उसका नल स्पेस हो गया, ठीक है, जो ए एक्स इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होगा। तो इसमें होगा कुछ आपको पिवोट एंट्री मिलेंगी और कुछ आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो नल स्पेस होगा और जो पिवोट एंट्री मिली वो उसका रेंज हो गया, इमेज हो गया, इसी को बोले रेंज या, ठीक है। ओके, जैसे देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक्स वाई जो ट्रांसफॉर्म होकर 2x कामा वाई हो जा रहा है, ठीक है, 2x कामा वाई हो जा रहा है। तो इसमें हमें जीरो कैसे मिलेगा? जीरो तभी मिलेगा जब x जीरो होगा, y जीरो होगा, तभी हमें जीरो जीरो मिलेगा। तो ये इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन पहली बात तो हो गया। ओके, तो इसका जो नल स्पेस होगा वो क्या होगा? नल स्पेस इसका जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, नल स्पेस इसका जीरो जीरो हो गया। इमेज इसका क्या हो जाएगा? इमेज इसका हो जाएगा इट इज द होल स्पेस ऑफ R2 एज वी हैव ऑब्जर्व्ड अर्लियर इट इज ए सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव हो जाएगा, ये इमेज इसका हो जाएगा इमेज इज द होल स्पेस ऑफ R2, इमेज इसका 2 होगा। नल स्पेस इसका जीरो जीरो हो गया और इमेज इसका हो जाएगा 1,0 एंड 0,1, 1,0 एंड 0,1। इसका जो अगर आप करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का RREF करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक। ओके, अब यहाँ पर ये थ्योरी प्रूफ किया गया कि कर्नल या नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो वेक्टर सब स्पेस होता है। चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो होता है थ्योरी है कि कर्नल और नल स्पेस जो होता है वो एक वेक्टर सब स्पेस होता है। इसी को प्रूफ किया गया। प्रूफ में आप मत जाओ, समझ लो कि नल स्पेस जो होता है एक वेक्टर का सब स्पेस है। सब स्पेस के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। और ये हाँ, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, दो चीजें ध्यान दीजिए, मैं इसको अंडरलाइन भी करूंगा अभी, अंडरलाइन भी कर देते हैं कि कर्नल और नल स्पेस जो होता है वो सब स्पेस तो होता है, लेकिन कहाँ का होता है? वी का। देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ का है? वी टू डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन, वी टू डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है और नल स्पेस आपका सब स्पेस होता है वी का। और इमेज और रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो वेक्टर सब स्पेस होता है डब्ल्यू का। तो इस चीज को प्रूफ किया गया है, आप प्रूफ देख लेना, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, सीधा सीधा मान लो कि जो नल स्पेस है वो सब स्पेस है वी का, इधर जो लेफ्ट साइड है वी का, और जो इमेज है वो सब स्पेस है, रेंज जो है सब स्पेस है डब्ल्यू का, राइट साइड वाले का, ठीक है। तो सब स्पेस तो है लेकिन कौन किसका ये भी समझ लो, नलिटी है वी का और इमेज है डब्ल्यू का, सब स्पेस। अच्छा जी, क्यों? थोड़ा सा लॉजिक में अगर घुसे इसके तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। चलो लॉजिक में घुस जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो नल स्पेस होता है ये वी का सब स्पेस क्यों है? क्योंकि नल स्पेस क्या है? नल स्पेस उन सारे वेक्टर का समूह का सेट है जो वी में है और वो ट्रांसफॉर्म होकर जीरो पे जा रहा है, वी से जीरो पे जा रहा है। तो किसके पार्ट होंगे? तो वी के ही पार्ट होंगे ना, वी के ही तो पार्ट हुए, जो वी का पूरा सेट जो है सब स्पेस जो जीरो पे कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तो वी के ही पार्ट हुए, अंडरस्टैंड? ओके, इसी तरीके से अगर इमेज की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो रेंज है, इमेज है, उसी से डब्ल्यू का निर्माण हो रहा है, आप समझो। बस आप लॉजिक में घुसोगे तो जो वेक्टर सब स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वी टू डब्ल्यू, तो वी का जो ट्रांसफॉर्मेशन, वी का नहीं, सॉरी वी का नहीं, जो ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज है, इस रेंज से ही डब्ल्यू का निर्माण हो रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। इसलिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज है वो डब्ल्यू का सब स्पेस होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वही तो वी से डब्ल्यू को कन्वर्ट कर रही है, तो डब्ल्यू का क्या साइज होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रेंज ही तो डिसाइड करेगा। तो वो रेंज जो होगा वो डब्ल्यू का सब पार्ट होगा। ओके, ठीक है, चलें आगे। Definition, dimension of kernel or null space of linear transformer T is defined by nullity, and dimension of image or range space of linear transformation is defined as rank। तो उसका जो डायमेंशन होता है नल स्पेस का उसको नलिटी ऑफ टी कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की नलिटी, और जो इमेज होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का उसको रैंक कहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जान लेना भी जरूरी है इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए, इस कलर से करते हैं।
क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि a linear transformation V to W is surjective if and only if image of T is equal to W। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्जेक्टिव का मतलब W साइड के सारी चीजें मैप होनी चाहिए। तो जब इमेज ऑफ T होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज है, जो रैंक है, वो अगर W के बराबर हो जाए, मतलब वही चीज W हो जाए, तो सर्जेक्टिव इसका मतलब हो गया कि W की सारी चीजें मैप हो गई, क्योंकि हम इमेज जो T ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है, वो इमेज जो बना रहा है वो W के पूरा बराबर में हो जाए तो वो सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो V to W is an injective linear transformation if and only if nullity is equal to 0 and rank of T is equal to dimension of W। ठीक है, ये तो ये वाली पार्ट अभी बात समझ, नलिटी ऑफ इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो, ये आप बात समझो कि नलिटी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा। कह रहा है कि इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का नलिटी 0 हो। तो नलिटी 0 का मतलब क्या हुआ वो समझो। तो नलिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं ए, कलर चेंज करते हैं, रेड अच्छा नहीं लगता, ये करते हैं। तो मैट्रिक्स हो गया ए, हमारा वेक्टर हो गया एक्स और इज इक्वल टू 0। नल स्पेस क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन सेट ही तो नल स्पेस होता है। मतलब वो सारे वेक्टर जो मिलके 0 बना रहे हैं वही नल स्पेस होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम में हमने देखा था कि दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होता है या फिर मेनी सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन किस केस में होता है? जब इसका डिटरमिनेंट 0 न हो तब यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप बन जाए, जब RREF लाइक 1 0 0 1 ऐसा टाइप का बन जाए, डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तब इसका होता है यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट जो है आपका 0 आ गया तब इसका मेनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलो यूनिक सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन में डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, तो इसका रैंक क्या होगा? अगर मान लो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो रैंक 2 होगा, नलिटी क्या होगी? 0 होगी। 3 क्रॉस 3 का है तो रैंक 3 होगा, नलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो नलिटी जब 0 होगी तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 0 बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर चाहिए। यूनिक का मतलब यही हुआ कि 0 बनाने के लिए 0 वेक्टर चाहिए, और सिर्फ 0 0 वेक्टर का अगर 0 0 में मैपिंग हो रहा है इसका मतलब कि वो इंजेक्टिव है। अगर एक से ज्यादा वेक्टर मिलके 0 बना रहे हैं तब वो इंजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 0 0 मिलके 0 0 बना रहा है तब वो इंजेक्टिव हो गया। और सिर्फ 0 0 मिलके 0 0 बना रहे हैं इसका मतलब कि नलिटी 0 हो गई। तो वहां से ये बात आई कि अगर नलिटी 0 है तो वो इंजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में रैंक ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा। है सर्जेक्टिव के लिए, ये सर्जेक्टिव के लिए बात कर रहा हूं, इसमें मत घुस जाना। इंजेक्टिव के केस में क्या होगा? इंजेक्टिव के केस में होगा कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ओके, और सर्जेक्टिव के केस में होता है रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो बाइजेक्टिव के केस में दोनों चीजें हो जाएंगी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w हो जाता है सर्जेक्टिव के केस में, नहीं बाइजेक्टिव के केस में। यहाँ ये वाला हटा देते हैं। इंजेक्टिव के केस में नलिटी 0 होती है, तो नलिटी 0 का मतलब कि रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। एंड सर्जेक्टिव के केस में रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w होता है। लेकिन बाइजेक्टिव के केस में दोनों चीजें लागू हो जाएंगी, यानी कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, दोनों का डायमेंशन बराबर होगा तब बाइजेक्टिव हो या आइसोमॉर्फिज्म हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। एनी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन। ओके, हाँ वही मतलब कि एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होगा तो आर एन की तरफ होगा, मतलब कि दोनों का साइज बराबर होगा, दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, वी और डब्ल्यू का डायमेंशन बराबर होगा तभी आइसोमॉर्फिक होगा, बाइजेक्टिव। समझ गए? अब आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बहुत ही डिटेल में वीक 5 के लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहां देख लेना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं करूंगा कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये वाली चीज को बहुत डिटेल में मैंने बताया है वीक 5 लास्ट वीडियो, वहां देखना। तो इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। एग्जाम्पल्स हैं,
आप देख लियो, एक्सरसाइज है कि ओके एक सब हम एक्टिविटी में कवर करेंगे, सारे एक्टिविटी वाले ही क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादातर। ओके, फाइंडिंग बेसिस फॉर नल स्पेस एंड रेंज स्पेस फॉर रो रिड्यूस्ड एक्चेलॉन फॉर्म। बाय रो रिड्यूस्ड एक्चेलॉन फॉर्म से हम नल स्पेस की बेसिस और रेंज स्पेस कैसे निकालते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का हम बनाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैट्रिक्स बनाएंगे उस पे हम आर आर ई एफ लगाएंगे, और आर आर ई एफ लगाने पे हमें मिलेगी कुछ पाइवोट एंट्री एंड कुछ मिलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि हम नल स्पेस में हम बना चुके हैं, पहले के वीक्स में हमने नलिटी का नल स्पेस क्रिएट किया था। जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम एस या टी ले लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके टर्म में एक्सप्लेन करके हम उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर अगर हमें बेसिस निकालना है तो एक वेरिएबल है तो उसको 1 रख देंगे, बाकी उसके बेस पे निकाल लेंगे। दो वेरिएबल हैं तो एक बार एक को 1 एक को 0 रखेंगे, एक दूसरी बार 0 एक को 0 दूसरे को 1 रख करके हम बेसिस निकालते थे। वो प्रोसीजर भी पिछले के वीक्स में कवर की गई है, मैंने यहाँ पर एक जस्ट उसका हाईलाइट दे दिया कैसे होता है नल स्पेस। तो नल स्पेस वही प्रोसीजर है, यहाँ भी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा सब चीजें। अब आती है बात रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस क्या होता है, जहां पर आपको पिवोट एंट्री मिलेगी, जिस कॉलम में पिवोट एंट्री मिलेगी उस कॉलम का जो वेक्टर होगा वो उसका रेंज स्पेस होगा, उसके थ्रू वो रेंज स्पेस का वो बेसिस होगा, उसके थ्रू वो रेंज उसका एक्सप्लेन। ठीक है, तो पिवोट एंट्री वाला वेक्टर जो होगा उसका रेंज स्पेस का बेसिस होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हो गए कवर। ओके, क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पार्ट भी जरूर देखना, एक्टिविटी पार्ट। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है आइए देखते हैं। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे बनता है, सपोज दैट आपका R2 से R3 में ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कैसे मैट्रिक्स बनाते हो, R2 से R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपका जो बनेगा, आप R2 का ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, होके आपका जो बनेगा उसको आप एक्सप्लेन करते हो R3 के बेसिस के फॉर्म में। तो R3 के बेसिस के फॉर्म में उसको आपको एक्सप्लेन करते हो, और फिर जो है आप उसको इसको बना देते हो कॉलम, इसको कॉलम बना देते हो और इसको दूसरा कॉलम बना देते हो। तो R2 से अगर R3 में अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 3x2 का, 3x2 का मिलेगा। R2 से R3 में अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की जो साइज होगी वो 3x2 की होगी। तो M क्रॉस N, तो M क्रॉस N ये हो गया। तो इसमें जो रैंक ऑफ टी होगा, इसमें रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ वी होगा। रैंक एंड नलिटी मिल करके एन होता था ना, एन यहाँ पे क्या है, डायमेंशन ऑफ वी, दो क्या है, वी का डायमेंशन है। R2 से R3 में गया है तो यहाँ पर एन क्या है, वी का डायमेंशन है। तो रैंक प्लस नलिटी मिल करके जो है डायमेंशन ऑफ वी बनाएंगे। हमने वो पढ़ रहे थे ना, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू एन होता है एम क्रॉस एन में। ठीक है, रैंक प्लस नलिटी मिलके एन होता था, और एन क्या है, वो R2 का डायमेंशन है, तो इसलिए रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखा कि टी इज इंजेक्टिव, देन रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। कैसे, रैंक अगर टी इंजेक्टिव है तो नलिटी जीरो हो जाएगा, टी इंजेक्टिव है अगर तो नलिटी जीरो हो जाएगा, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, इसी फार्मूले से आ गया आपका। इफ टी इज इंजेक्टिव, ये कलर चेंज कर दो, कलर चेंज करो यहाँ पे, रैंक अगर नलिटी जीरो हो गई तो टी इज इंजेक्टिव, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। और हमने पढ़ा था कि आइसोमॉर्फिक बाइजेक्ट, ये सरजेक्टिव कब होता है, नहीं सरजेक्टिव जब होगा तब तो उसका रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हो जाता है। तो बाइजेक्टिव जब होगा तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डायमेंशन ऑफ वी दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का डायमेंशन बराबर होगा तब सरजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव हो, आइसोमॉर्फिज्म। ओके, इसी को ये प्रूफ प्रूफ कर दिया है, वो मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सोल्यूशन एक्सरसाइज, रैंक नलिटी थ्योरम एक्सरसाइज
ये सारे क्वेश्चन हम एक्टिविटी में कवर करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट हो जाता है खत्म। तो हम यहाँ पे आपको कह देंगे थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या ही बन गया ये, कोई बात नहीं, अब समझ लेना जो है। थैंक यू, आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थ्योरी पार्ट आपने कवर करके देख लिया, आप एक्टिविटी पार्ट को मिस मत करना। एक्टिविटी सोल्यूशन के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसको जरूर देखना। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊं। थैंक यू।